that every session we should be able to record for you and put it on the YouTube so that वहां से आप कभी भी उस सेशन के वीडियो को देख पाएंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 से चैप्टर 2 हम पढ़ाई कर रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और मैं डॉक्यूमेंट को बोलता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा था। आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट। मेरी शेयरिंग विंडो आप okay, so this is a document that I have just opened in Word file. I hope it's visible to everyone. Document is now visible to everyone. I request every to go through the material that is being discussed, and at the beginning of the session tomorrow, hold a small test, 10 questions. Though I initially planned that I will do that test today, but since not many people have revised, I would like that people should revise, because revision के बिना test लेने का कोई फायदा नहीं है. I will take the test tomorrow at the beginning of the session. So please prepare. जहां तक भी हमने पढ़ाया है वहां तक की बस तैयारी करनी है आपको, उसके बियॉन्ड तैयारी नहीं करनी है। उतना बस रिवीजन करके रख लेना है जितना एक दिन पढ़ाया जाता है। So we move to and it says that Deputy Commissioner Appeals means a person appointed to be a Deputy Commissioner of Income Tax Appeals, an Additional Commissioner of Income Tax Appeals under 1171. जिस किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाता है DCIT अपील या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स होगा। आजकल DCIT पोस्ट नहीं है, लेकिन पहले होती थी। जो पुराने केस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये डेफिनेशन अभी भी इस तरह से बनी हुई है। यदि किसी का अपॉइंटमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के रूप या फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के रूप में होता है, तो उस व्यक्ति को कमिश्नर अपील्स के डेफिनेशन में, परिभाषा में शामिल मानते हैं। 117 सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसके सब सेक्शन 1 के तहत होना। उसके बाद 19C कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117। डिप्टी डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि ऊपर जब बात हुई थी तो उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर नहीं डिफाइन किए गए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर को किया गया था। बट डिप्टी डायरेक्टर को भी यहाँ डिफाइन कर दिया गया कि जिसका भी अपॉइंटमेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होने के लिए होता है 117(1) के तहत, उसे डिप्टी डायरेक्टर, उसका मतलब डिप्टी डायरेक्टर होता है इस एक्ट के लिए, इस अधिनियम के लिए। 220 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20
director, manager, and managing agent in relation to a company have the meanings respectively assigned to them in the Companies Act. यानी कि 1956 में जो डेफिनेशन या जो मीनिंग डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट के लिए उस अधिनियम में दिए गए हैं, उन्हीं को हम अपने अधिनियम के इंपोर्ट कर रहे हैं. 221 डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर means a person appointed to be a Director General of Income Tax or Director General of Income Tax, or as the case may be, a Director of Income Tax or a Income Tax under subsection 1 of section 117. तो उसी तरह की परिभाषा कि जो डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर शब्द जहां पर इनकम टैक्स में आता है, उसका मतलब वो व्यक्ति जिसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होने के लिए हुआ है, इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होने के लिए हुआ है 117(1) के तहत, और भी शामिल है पर्सन्स जिनका अपॉइंटमेंट जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर होने के लिए हुआ है. कि एक्ट में लिखा होता है कि डायरेक्टर जनरल ये काम करेंगे या डायरेक्टर ये काम करेंगे, तो वहां पर अगर असिस्टेंट डायरेक्टर कोई नियुक्त हुए, उन्होंने कर दिया, खासतौर पे इन्वेस्टिगेशन विंग में होते हैं जो डायरेक्टर और डायरेक्टर की तरफ से होते हैं, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में इस तरह का डेफिनेशन ये किया गया है कि जहां पर भी एक्ट में ये शब्द आते हैं डायरेक्टर, तो वहां पे ये सभी रैंक के लोग उसमें शामिल माने जाते हैं. अब आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. इसमें डिविडेंड की परिभाषा की गई है. आम भाषा में अगर हम जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है, जिसके शेयर्स होते हैं, तो जब वो प्रॉफिट जब कमाती है तो उसके प्रॉफिट इकट्ठे होते जाते हैं, और जो प्रॉफिट्स इकट्ठे होते हैं उनको वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, और जब वो इस तरह से अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को कोई पैसे बांटती है, तो उसको डिविडेंड, एक आम परिभाषा में, आम भाषा में उसको हम डिविडेंड कहते हैं. लेकिन उसकी जो परिभाषा है, जो तकनीकी इनकम टैक्स में ली जाती है, वो इस प्रकार से है कि डिविडेंड में any distribution by a company accumulated profits, कंपनी अपने कुल मिलाकर इकट्ठा हुए प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वेदर भले ही उन प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज अभी नहीं भी किया गया हो. क्या होता है कि साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होता है, नॉर्मली कंपनी उसको कैपिटलाइज कर देती है, यानी अपने कैपिटल में जोड़ देती है. लेकिन कभी कभी साल के बीच हुए प्रॉफिट को भी कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर कर सकती है, कैपिटलाइज नहीं भी किया हो, यानी कैपिटल में अपने नहीं भी जोड़ा हो. Released by the company to its shareholders of all or any part of the assets of the company. यदि शामिल है, यानी उसकी एंटेल का मतलब है कि उसके उछलने कि कंपनी रिलीज कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को या तो अपने सारे एसेट्स या फिर एसेट्स का कुछ पार्ट, यानी कंपनी अगर अपने एसेट्स का कुछ पार्ट रिलीज कर रही है अपने शेयर होल्डर के लिए, वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है.
डिविडेंड देने की बात नहीं है, अपने ही एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है। उसके बाद आते हैं 22, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी of debentures, debenture stock or deposit certificates in any form of interest, and any distribution to its preference shareholders of shares by way of to the extent to which the company possesses accumulated profits, whether capitalized or not. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट, डिबेंचर एक सिक्योरिटी होती है, एक ऐसा पत्र होता है जिसको बाद में वापस देने से पैसा मिलेगा। यानी कि कोई भी कंपनी यहाँ पर पैसा नहीं दे रही है, लेकिन डिबेंचर उसके जगह पर दे रही है। ऐसे पत्र होते हैं जो कि कुछ प्रतिबंधित समय के अंतराल के बाद और हर साल कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट भी लगता रहता है, और कुछ अंतराल के बाद वो रिडीम हो जाते हैं, यानी कि उसके एवज में पैसा कंपनी दे देती है। तो यहाँ पे कंपनी पत्र ये डिबेंचर के रूप जो डिबेंचर है उसका वो दे सकती है, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी, कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट किसी भी रूप में कंपनी दे सकती है। गुप्ता जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, और सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपने माइक्रोफोन्स और वीडियो को बिल्कुल हर तरह से बंद कर लें, जिससे कि आवाज क्लैरिटी से उनकी, और जो रिकॉर्डिंग है शायद अच्छी हो जाए। ओके, तो 22B ये कहता है यदि कोई कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक या कोई भी रूप में डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट मतलब जो पैसा डिपॉजिट किसी ने किया उसके सर्टिफिकेट्स, वेदर विथ और विदाउट इंटरेस्ट, चाहे उनमें इंटरेस्ट संलग्न है और चाहे बिना ब्याज के हैं वो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर बोनस, या अपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनको बोनस शेयर्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसका पैसा कंपनी के पास होना चाहिए, कुल मिला के पास जमा होना चाहिए, उसमें से ये अगर बांटती है कंपनी, और ये केवल पत्र बांटे जा रहे हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा किसी से, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, और भले ही वो कैपिटलाइज किया गया है या नहीं कैपिटलाइज किया गया है, यानी कि उस साल का प्रॉफिट भी हो सकता है जिस साल में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि साल के अंत में कैपिटलाइजेशन कर दिया जाता है। उसके बाद एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी 22C ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट to the accumulated profits of the company immediately before its liquidation, capitalized or not. यदि कोई बंटवारा किया जाता है शेयर होल्डर्स को कंपनी के, कंपनी लिक्विडेट हो रही है यानी कि कंपनी बिक रही है, कंपनी के एसेट्स बिक रहे हैं। नॉर्मली कभी कंपनी से दिवाली होती है तो वो लिक्विडेट होती है, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, मनी। तो कंपनी लिक्विडेट हो रही है यानी कि उसके एसेट्स बिक रहे हैं और पैसा उससे लेके और कंपनी इस तरह से खत्म हो रही है। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है पैसे का, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिक्विडेशन से पहले करती है, अगर तो लिक्विडेशन से पहले जो भी प्रॉफिट कमाए होते हैं कंपनी ने उसमें से करती है, चाहे वो कैपिटलाइज हो चाहे ना हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी डिविडेंड की परिभाषा में आ जाता है। उसके बाद 22D, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय कंपनी ऑन द रिडक्शन, अगर कंपनी अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, यानी कि कंपनी ये कहती है कि हम अपने शेयर्स को
और अपना कैपिटल को करेंगे। जैसे कंपनी के पास 1000 शेयर हैं, उसमें से कंपनी कहती है कि हम 1000 में से 50 शेयर कम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने करना है। तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को बायबैक कर लेगी, उन शेयर्स को वापस खरीद लेगी और एक बायबैक का नोटिस निकालेगी जिसमें कि वो कंपनी एक रेट फिक्स करेगी कि इतने रेट पे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, और जब कंपनी अपने शेयर को खरीद लेगी तो उसका कैपिटल जो है रिड्यूस, तो जब वो अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही है कंपनी, तो कैपिटल रिडक्शन के समय पे कभी कभी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है। तो वही है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल के संबंध में जब भी कोई कंपनी अपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है कुछ प्रॉफिट्स का, रोज आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडिंग नेक्स्ट बिफोर द 1st April 1933, जो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल हुआ था, ये पुराना प्रावधान है कि उस वक्त जो कंपनियां अपने प्रोडक्शन कर रही थी कैपिटल को, वो अपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांट रही थी। तो जो प्रीवियस ईयर 1st April 1933 के पहले शुरू हुआ था, खत्म हुआ था, उसके बाद के प्रीवियस ईयर्स में नेक्स्ट बिफोर का मतलब है कि जो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर हुआ था विच वाज एंडिंग नेक्स्ट बिफोर द 1st April 1933, यानी कि 1st April 1933 के बाद के पहले, यानी उस डेट के पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनके बाद, तो जो भी अभी तक उसके बाद प्रॉफिट्स कंपनियां हर साल बांटती है रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे, वो भी जो है डिविडेंड में शामिल होगा। उसके बाद 22E है, एनी पेमेंट बाय अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अगर एक कंपनी है जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें कि पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड की डेफिनेशन आ चुकी है, अगर वो एक नहीं है जिसमें कि पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि जनता का जो शेयर होल्डिंग है उसमें सब्सटेंशियल नहीं है, यानी एक तरह से वो ज्यादातर एक तरह से प्राइवेट टाइप की कंपनी है, फुली प्राइवेट नहीं है, लेकिन पब्लिक उसमें सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी कोई राशि अगर पे करती है, whether as representing a part of the assets of the company or otherwise, चाहे वो एसेट्स में से देती है चाहे वो एसेट्स में से नहीं देती है, जो कि 31 मई 87 के बाद वो अगर बाय और लोन टू शेयर होल्डर, और वो ये पेमेंट अपने किसी शेयर होल्डर को करती है जिसको वो एडवांस या लोन के रूप में कोई राशि दे रही है, और वो जो शेयर होल्डर है who is the beneficial owner of shares holding not less than 10 voting power, यानी वो जो शेयर होल्डर है उसके पास 10% से ज्यादा 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर के शेयर्स हैं, वो जो शेयर होल्डर है, बड़ा शेयर होल्डर है कंपनी का, किसी कंपनी का वो बड़ा शेयर होल्डर है जिसके पास 10% या उससे ज्यादा पावर के शेयर्स हैं, उसको अगर कंपनी कोई राशि दे देती है, कोई प्राइवेट कंपनी, और टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और ए पार्टनर, या किसी और कंसर्न को दे देती है, ऐसा जो शेयर होल्डर है या ऐसा जो मेंबर है या पार्टनर है, कंसर्न कुछ भी हो सकती है, जैसे वो कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, और भी दूसरी कोई भी एंटिटी हो सकती है, अभी कंसर्न वर्ड का भी एक्सप्लेनेशन आएगा। तो ऐसी कंसर्न जिसमें अगर वो जो शेयर होल्डर है, पार्टनर है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है
उस कंसर्न में, तो ऐसी कंसर्न कोई भी राशि वो प्राइवेट कंपनी कर देती है जिसमें उसका जो शेयर होल्डर है उस कंपनी का, वो किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रख रहा है, यानी उसकी सब्सटैंशियल होल्डिंग है उस कंसर्न में, तो उस कंसर्न को दी गई राशि भी डिविडेंड की परिभाषा में आती है। और एनी पेमेंट ऑन बिहाफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी सच शेयर होल्डर, क्या कोई राशि दी जाती है या कोई भी पेमेंट किया जाता है किसी भी ऐसी कंपनी के द्वारा, या तो उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे किया जाता है या उसके इंडिविजुअल बेनिफिट पे किया जाता है किसी और को, एनी सच शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए अगर किसी कंसर्न को पेमेंट किया जा रहा है या उसके बिहाफ पे उस कंसर्न को पेमेंट किया जा रहा है या कोई रही है, to the extent to which the company in either case possesses accumulated profits, बस शर्त यह है कि उस कंपनी को जो पेमेंट करना है वो अपने प्रॉफिट्स में से जो इकट्ठा प्रॉफिट्स हैं उसके कुल मिला के उनमें से अगर पेमेंट करती है, तो अगर शॉर्ट में कहा जाए कि जो प्राइवेट टाइप की कंपनी अगर अपने बड़े शेयर होल्डर को जिसके पास 10% या है उस कंपनी में उसको पेमेंट कर देती है, तो वो भी में आएगा, या किसी और कंसर्न को कर देती है जिसमें उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो उसके बिहाफ पे करती है, तो वो भी डिविडेंड की परिभाषा में आएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स भी सरकार ले लेती है, कि ऐसा ना हो कि डिविडेंड का नाम लेके लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कंपनी से बाहर ले जाए। बट डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड, लेकिन डिविडेंड क्या चीजें शामिल नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं जो डिविडेंड में शामिल नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन clause C or D in respect of any share issued for full cash consideration, अगर जो है उसके अगेंस्ट कैश लिया जा रहा है तब वो डिविडेंड नहीं आता है, यानी पैसा लेके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखा था लिक्विडेशन पे या रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन पैसा लेके किया जा रहा है, फुल कैश कंसिडरेशन लेके किया जा रहा है, the share is not entitled in the event of the liquidation to participate in the surplus assets, जहाँ पे शेयर का वैसे उसको लिक्विडेशन पे एसेट्स का कोई पार्ट नहीं मिलता, लेकिन उसको अगर कोई एसेट का पार्ट चाहिए तो पैसे दे के वो ले रहा है उसको, तो अगर वो पैसे दे के उस एसेट को ले लेता है तो नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने पूरा पेमेंट उसके लिए किया है। उसके बाद 1A, यानी ये एक्सेप्शंस है, कौन सी चीजें नहीं कहलाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद so far as such distribution is attributable to the capitalized profits of the company, representing bonus shares allotted to its equity shareholders after the third day of 64 and before 65। ये प्रावधान 1 साल के लिए आया था कि जो बोनस शेयर्स हैं उस साल में जो बोनस शेयर्स थे, उस बोनस शेयर्स कैपिटलाइज्ड बोनस शेयर्स थे, उनमें से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था तो उसको डिविडेंड की परिभाषा में नहीं लाया गया था उस पर्टिकुलर साल के लिए जो कि 64-65 का साल था। 2 पर सब क्लास 2, any advance or loan made to a shareholder or the said concerned by a company in the ordinary course of its business, कोई भी एडवांस या लोन अगर किसी शेयर होल्डर को दिया जाता है तो शेयर होल्डर और द सेट कंसर्न या उस कंसर्न को दिया जाता है बाय कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, बिजनेस के रास्ते में, बिजनेस के बिजनेस को करते हुए ये लोन दिया, लेंडिंग ऑफ मनी इज सब्सटेंशियल पार्ट, जहां वो कंपनी लेंडिंग करने का ही काम करती है, मनी को लेंड करने का ही काम वो कंपनी अगर करती है, उसका बिजनेस ही वही है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी एडवांस या लोन शेयर होल्डर को दिया जाता है तो चूंकि वो कंपनी कर ही रही है उस काम को,
तो शेयर होल्डर को भी यह होता है कि कोई एडवांस या लोन उससे ले ले। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी कंपनी के लिए इस तरह का जो वितरण है, जो कि एडवांस या लोन के रूप में दिया जा रहा है किसी शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड की परिभाषा में नहीं आएगा। इसके बाद 3 है, एनी डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी व्हिच इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द सम प्रीवियसली पेड बाय इट within सेट ऑफ। अगर कोई कंपनी कोई ऐसा डिविडेंड पे करती है सब क्लॉज ई के तहत, सब क्लॉज में आपने अभी देखा था कि जो प्राइवेट टाइप की कंपनी है वो 10% से ज्यादा पावर वाले, ज्यादा अधिकार वाले शेयर होल्डर को अपना पैसा दे रही है। कोई कंपनी उसको जिसको वो सेट ऑफ कर रही है, जो पैसा दिया था अगेंस्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी सम प्रीवियसली पेड बाय, कोई राशि उसके अगेंस्ट उस डिविडेंड को सेट ऑफ कर दे रही है within the meaning of sub clause E to the extent to which it is so set off। तो अगर सेटिंग ऑफ जो है ये अलाउ नहीं करते हैं कि आप पैसा पहले दे दीजिए, जिससे कई बार होता है कि बाद में उसको जो है डिविडेंड ट्रीट कर लीजिए। तो पहले तो हम लोग टैक्स नहीं कर पाए थे उसको, और अब जो है अब टैक्स वैसे नहीं कर पाते, अब आपने कह दिया कि वो डिविडेंड है। तो ये मिस बचाने के लिए वो चीज डिविडेंड नहीं मानी जाएगी जो डिक्लेयर किया गया या पे किया गया और उसको पिछले पहले दी हुई राशि से सेट ऑफ कर दिया कि हमने दे दिया था भैया। तो मेड बाय कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर। अगर कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स किसी शेयर होल्डर से खरीदती है इन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77A ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी अपने शेयर होल्डर को खरीदने के लिए कोई पेमेंट कर रही है, शेयर होल्डर से ही उसके शेयर्स को खरीदने वाला जो पेमेंट कर रही है, और जो उसको कहते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स, तो बाई बैक के लिए जो पेमेंट कर रही है। इसके पहले हमने कहा था कि रिलेशन में अगर कंपनी कोई अक्यूमुलेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो तो डेफिनेटली डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी अपना ही शेयर खरीद रही है, उस खरीदने का पेमेंट कर रही है, और ये सेक्शन 77A में ये प्रावधान है कंपनीज एक्ट के कि कंपनी अपने शेयर को शेयर होल्डर से खुद खरीद सकती है, तो वो जो राशि दी जा रही है शेयर्स को खरीदने के लिए, वो राशि डिविडेंड में नहीं आएगी। उसके बाद 5 है, any distribution of shares pursuant to a demerger by the resulting company to the shareholders of the demerged company। कोई भी शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि एक डीमर्जर के परसुएंस में रिजल्टिंग कंपनी कर रही है, किसको कर रही है? डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को। डीमर्ज कंपनी कौन सी कंपनी है? जो डीमर्जर से पहले वाली जो कंपनी थी उसके शेयर होल्डर। जो रिजल्टिंग कंपनी है, जो परिणाम स्वरूप जो कंपनी बनी है, वो अगर कोई शेयर्स देती है पुराने शेयर होल्डर्स को के क्लॉजेज में या डीमर्जर के जो प्रक्रिया में शामिल होता है, तो वो डिविडेंड, ऐसा शेयर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिविडेंड की परिभाषा में नहीं आएगा। वेदर और नॉट देयर इज रिडक्शन, इससे मतलब नहीं है कि जो डीमर्ज कंपनी है उसमें कोई रिडक्शन हुआ था कैपिटल का कि नहीं हुआ था। भले ही रिडक्शन हुआ कैपिटल का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजल्टिंग कंपनी करती है शेयर्स का कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड की परिभाषा में नहीं आएगा। कंडीशन 1 ये कहता है कि डिविडेंड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ये कहता है the expression accumulated profits wherever it occurs in this clause not include the capital gains arising before the first day of April 46 or after 48 or before 56। सालों के लिए ये डिफाइन किया गया था कि उन सालों में 46 से लेके 56 तक प्रॉफिट्स की परिभाषा में कैपिटल गेन शामिल नहीं किए गए। अब आते हैं एक्सप्रेशन 2 पे।
एक्सप्लेनेशन 2 जो है, एक्सप्रेशन accumulated profits in सब clauses A, B, D and E. accumulated profits जहां शब्द आ रहा है बार बार, तो ये भी पता होना चाहिए कि accumulated profits है क्या चीज. accumulated profits can include all profits of the company. उस कंपनी के सारे प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की डेट तक, और पेमेंट की डेट तक. डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज होता है क्योंकि वो हो सकता है कि पेमेंट ना भी हो, क्योंकि वो डिवेंचर दिया जा रहा है या कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट रेफर टू इन दोस क्लॉजेस एंड इन सब क्लॉज सी शैल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. सब क्लॉज सी में जहां लिक्विडेशन की बात की गई है, उसमें लिक्विडेशन की डेट तक जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं वो सारे प्रॉफिट्स भी उसमें इंक्लूड होंगे. But shall not where the liquidation is consequent on the compulsory acquisition of this undertaking by the government. Liquidation इसलिए हुआ है क्योंकि उस अंडरटेकिंग का जबरदस्त अख्तियार कर लेना या कंपल्सरी एक्विजिशन सरकार के द्वारा या एक किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा कर लिया गया था, और एक कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जिसकी ओनर सरकार थी या जिसका नियंत्रण अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. कोई भी अगर लॉ के तहत सरकार ने, जो फोर्स में लॉ है उसके तहत सरकार ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया था अंडरटेकिंग का, और उसके तहत अगर लिक्विडेशन हुआ है, so it will not include any profits of the company prior to 3 successive previous years immediately preceding the previous year in which such acquisition take place. ऐसी कंडीशन में जिस प्रीवियस ईयर में ये कंपल्सरी एक्विजिशन सरकार के द्वारा, जिस प्रीवियस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन किया गया सरकार के द्वारा, उस प्रीवियस ईयर के पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स उसके पहले के अगर कोई प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे. यानी कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में एक्विजिशन, उसके पहले के 3 और प्रीवियस ईयर्स हम छोड़ देंगे, और इन 3 प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हुए हैं तो वो तो शामिल होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की परिभाषा में. लेकिन उसके पहले के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की परिभाषा में नहीं शो होंगे. तो कई बार ऐसे हो जाता है, वो कह देती हैं ये हमारे पुराने साल के प्रॉफिट थे, और पता चला सरकार कंपल्सरी एक्वायर कर रही है और उस कंपनी ने पुराने एसेट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि एसेट्स खत्म कर दिए. तो सरकार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं. वो एसेट्स इस तरह से कोई चालाकी से अपने खत्म भी कर सकता है, तो कंपल्सरी एक्विजिशन का सरकार को फायदा नहीं मिल पाएगा. इसलिए ये प्रावधान है. एक्सप्लेनेशन 2A, एक्सप्लेनेशन इन द केस ऑफ एन अमेलगेमेटेड कंपनी. अगर कोई अमेलगेमेटेड कंपनी है, याद रखिएगा हम डिविडेंड डील कर रहे हैं अभी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. हमने ABCDE 5 चीजें पढ़ी थी जो डिविडेंड में आती हैं. उसके बाद हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे जो डिविडेंड में नहीं आते, और अब हम उसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. और एक्सप्लेनेशन 2A कहता है, इन द केस ऑफ एन अमेलगेमेटेड कंपनी द accumulated profits whether capitalized or not or loss as the case may be shall be increased by the accumulated profits whether capitalized or not on the date of amalgamation. amalgamation की डेट पर क्या होगा कि जो अमेलगेमेटिंग कंपनी है उसके accumulated प्रॉफिट जो है अमेलगेमेटेड कंपनी के accumulated प्रॉफिट्स में जोड़ दिए जाएंगे, और कैपिटलाइज होना उनका जरूरी नहीं. तो एक्सप्लेनेशन 3 पर, और एक्सप्लेनेशन 3 जैसे मैंने आपको बताया था, कंसर्न वर्ड को, जो कंसर्न वर्ड ऊपर यूज किया गया है, उस वर्ड को डिफाइन किया जाता है कि जो 22E में
222E में जो कंसर्न वर्ड यूज किया गया है उसको डिफाइन किया जा रहा है। कंसर्न मीन्स अ हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली और अ फर्म और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो कि एओपी कहा जाता है, और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या बीओआई। यानी कंसर्न में क्या क्या चीजें आती हैं। पर्सन में एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी था, तो पर्सन की डेफिनेशन में जहां पे एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल वो यहाँ पे नहीं शामिल है, और इंडिविजुअल भी शामिल नहीं है। फर्म, एओपी और बीओआई, ये चार चीजें कंसर्न डेफिनेशन। बी, a person shall be deemed to have a substantial interest in a concern। अब किसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में, इसको डिफाइन। एक पर्सन को ये मान लिया जाएगा कि उसका एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न में, अदर देन द कंपनी, कंपनी के अलावा। तो कंपनी के लिए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का क्लॉज अलग है। कंपनी के अलावा अगर कोई जो कंसर्न की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, यानी कि अगर एचयूएफ है या फर्म है या एओपी है या बीओआई, इनमें से अगर कोई है तो उसके लिए पास सब्सटैंशियल कंसर्न उसमें है कि नहीं है, वो इस आधार पे डिसाइड होगा, इस आधार पे मान लिया जाएगा। If he is at any time during the previous year beneficiary entitled to not less than 20% of the income of such company, अगर वो व्यक्ति एंटाइटल्ड है, अगर वो व्यक्ति हकदार है कि उस कंसर्न के इनकम में से कम 20% का वो बेनिफिशियली उसको बेनिफिशियल एंटाइटलमेंट है, यानी उसका बेनिफिशियल फायदा उसको लेने का हक है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है। अब अगले सबसेक्शन पे आते हैं 22A। 22A कहता है डोमेस्टिक कंपनी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है एक इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है एक इंडियन कंपनी or any other company which in respect of its income liable to tax under this act has made the prescribed declaration payment within India of the dividends। या अगर कोई इंडियन कंपनी नहीं है, एनी अदर कंपनी, यानी एनी अदर कंपनी का मतलब है जो इंडियन कंपनी ना हो, जिसने अपनी ऐसी इनकम के संदर्भ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम जो कि इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेशन की लायबल है, ऐसी इनकम जिसका इनकम टैक्स एक्ट जो इंडिया का है उसमें लायबल है, और इस संदर्भ में उस कंपनी ने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट किए हैं। प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट होते हैं कि जो कंपनीज एक्ट 1956 जनरली इसको प्रिस्क्राइब करता है, अरेंजमेंट किए हैं लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए अरेंजमेंट्स, डिक्लेरेशन के अरेंजमेंट्स और पेमेंट के अरेंजमेंट्स विद इन इंडिया, इंडिया के डिविडेंड्स का, इंक्लूडिंग द डिविडेंड्स ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, और जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स पर भी जो डिविडेंड इशू होता है, प्रेफरेंस शेयर्स पर भी जो डिविडेंड इशू होता है उस पर भी अगर डिविडेंड का की घोषणा करने का और पेमेंट करने के अगर उसने प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स किए हैं जो पेबल है उस इनकम में से, तो भले ही वो फॉरेन कंपनी हो, लेकिन अगर उसने इंडिया में टैक्सेबल जो इनकम है उसमें से डिविडेंड बांटने का प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट तो इंडिया में, तो वो भी एक डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। यानी डोमेस्टिक कंपनी का नहीं है कि वो इंडियन कंपनी ही, वो कंपनी बाहर की कंपनी भी हो सकती है, लेकिन उसने डिविडेंड को बांटने का, इंडिया में टैक्सेबल इनकम है उसमें से जो इनकम को बांटने का डिविडेंड के रूप में अरेंजमेंट कर रखा है। अब आते हैं 220। यहाँ डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है, और डॉक्यूमेंट में शामिल है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं
यानी जैसे कंप्यूटर रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हो रहा है रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड है, जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड हैं सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं। जैसा कि इंफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हम लेक्चर अलग से लेंगे, वहां पर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको नजर आएगी। सेक्शन 2 है। नॉर्मली हर सेक्शन 2 में डेफिनेशन को शामिल किया जाता है, तो इसलिए डेफिनेशंस हैं वो नॉर्मली हर अधिनियम के सेक्शन 2 में आपको नजर आएंगी। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया। जहां भी डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी पढ़ा जाना चाहिए। Now 22 AAA, electoral trust. Electoral trust means a trust so approved by the board. ठीक है। ट्रस्ट नॉर्मली इंडियन ट्रस्ट एक्ट में के तहत रजिस्टर होते हैं। एक ऐसा ट्रस्ट जिसको सो अप्रूव का मतलब है जिसको इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में अप्रूव किया गया है, अनुमोदित किया गया है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड का मतलब है सीबीडीटी, जैसे हमने पढ़ा था। इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम मेड गवर्नमेंट, और एक स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिगार्ड में बनाई है, ट्रस्ट का वो कैसे अप्रूव किया जाएगा। स्कीम के तहत अगर बोर्ड ने किसी ट्रस्ट को एक इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में अप्रूव, तो वो ट्रस्ट एक इलेक्टोरल ट्रस्ट कहलाएगा। Now 222B, fair market value in means कैपिटल एसेट के संदर्भ में आगे डेफिनेशन आएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ऊपर आपने देखा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है the price that the capital asset would ordinarily fetch on sale in the open market on the relevant date. वो जो कैपिटल एसेट फेच करेगा अगर उसका ओपन मार्केट में सेल किया जाए उस सुसंगत तारीख को, वो प्राइस है, वो फेयर मार्केट वैल्यू है। ऑर्डिनरली मतलब साधारण तौर पे, ये कोई एक फिक्स प्राइस नहीं है, ये रीजन से अराइव एट किया प्राइस हो सकता है, एक एक्सपीरियंस से देखा गया प्राइस हो सकता है, एक निकाला गया प्राइस भी हो सकता है। The price referred to in subclause 1 is not ascertainable, लेकिन जहां पर ये प्राइस नहीं पता, नॉट असर्टेनेबल यानी नहीं लगाया जा सकता, मार्केट में ऑर्डिनरीली सेल करने पे उसका कितना प्राइस मिलेगा, such price as may be determined in accordance with the rules made under this act, तो ऐसे कंडीशन में फेयर मार्केट वैल्यू वो प्राइस होगा क्योंकि इस एक्ट में अगर कोई रूल बना है इसको पता लगाने के लिए तो उस रूल के तहत वो प्राइस पता लगाया जा सकता है। सेक्शन 23, और यहाँ पे फर्म सब सेक्शन 23, इसमें फर्म को डिफाइन किया गया है। तो 23(1) form shall have the meaning assigned to it in the Indian Partnership Act 1932। फर्म शब्द का मीनिंग वो मीनिंग है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, उसमें जो मीनिंग उसमें जोड़ा गया है, असाइन किया गया है। यानी कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से फर्म शब्द के मीनिंग को यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। एंड शैल इंक्लूड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और फर्म जहाँ शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां पे एक लिमिटेड लायबिलिटी शामिल है, एज डिफाइंड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जैसा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में परिभाषित किया गया है। अब आते हैं 23(2), वर्ड को डिफाइन किया गया है। पार्टनर नॉर्मली जो फर्म में पार्टनर होते हैं, have the meaning assigned to it in the Indian Partnership Act। तो पार्टनरशिप, पार्टनर की डेफिनेशन भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ग्रहण की जा रही है। एंड शैल इंक्लूड, और पार्टनर की परिभाषा में शामिल होंगे कि एनी पर्सन हु बीइंग अ माइनर हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई व्यक्ति
माइनर है, यानी जिसकी उम्र जो है वो माइनर वाली उम्र है, जिसको कि उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति मेजर कहला सकता है, जैसा कि माइनर की उम्र डिफाइन की गई है अलग अलग अधिनियम में। अगर उसको एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, माइनर को अगर पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट कर दिया जाता है, तो वो माइनर भी उसके बाद पार्टनर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड पार्टनरशिप एक्ट, कोई भी पार्टनर जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डिफाइन की गई है, उसमें जो पार्टनर डिफाइन किए गए हैं वो भी पार्टनर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद द पार्टनरशिप वर्ड जो है, पार्टनरशिप शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप वर्ड का भी मीनिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से लिया गया है, और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से भी लिया गया है, जहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। अब आते हैं सेक्शन 223A। 223A में कहते हैं कि जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, वो कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। यानी ऊपर जो हमने पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उसमें नॉन इंडियन कंपनी भी हो सकती है, यानी कि जब कोई ऐसी कंपनी है जो है लेकिन वो भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, और तो वो फिर फॉरेन कंपनी हमारे एक्ट के पर्पज से नहीं कहलाएगी। भले ही एक आम परिभाषा में आप कहेंगे फॉरेन कंपनी है, लेकिन अगर उस कंपनी ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि जो भी वो ऐसी इनकम कमा रही है जो इंडिया में टैक्सेबल है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो ऐसे इनकम कमाने के में से ऐसे इनकम में से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अगर डिविडेंड का, और उसके अरेंजमेंट उसने कर रखा है, तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। तो फॉरेन कंपनी को बस इसमें सिंपल डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, वो एक फॉरेन कंपनी। तो हमारे यहाँ दो तरह की कंपनी एक तरह से डिफाइन की जाती है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। 23B फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है वो फ्रिंज बेनिफिट्स जिसको रेफर किया गया है सेक्शन 115WB में। 115WB में फ्रिंज बेनिफिट्स को डिफाइन किया गया, तो वहां क्योंकि वहां पे डिफाइन कर दिया गया तो बार बार डिफाइन ना करते हुए यहाँ पे हमने बस उसका रेफरेंस कर दिया। 223C, 223C हियरिंग का प्रयोग जगह जगह पे इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हियरिंग में क्या क्या शामिल है। हियरिंग इंक्लूड्स कम्युनिकेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। हियरिंग में शामिल है डेटा और डॉक्यूमेंट्स का कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी डेटा या डॉक्यूमेंट का संचार होता है वो भी हियरिंग की परिभाषा में आता है। भी शब्द जहाँ भी वर्ड इंक्लूड होता है वहां पे आप भी शब्द लगा के उसको पढ़ा करिए, यानी कि हियरिंग केवल नॉर्मल सुनना ही नहीं है, डेटा और डॉक्यूमेंट्स का जो संचार है इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो भी हियरिंग में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मल सुनना भी आता है, ये ना सोचें कि नॉर्मल सुनना, किसी की बात को सुनना वो हियरिंग में नहीं आता। तो अगर कहीं लिखा मिले कि हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करना है एसएससी को, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में अगर हमने, कोई जरूरी नहीं है कि केवल सामने बैठ के सुनने की ही अपॉर्चुनिटी को दें, अगर हमने ये भी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो डेटा या डॉक्यूमेंट्स से के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है, तो वो भी एक तरह से हमने उसको हियरिंग प्रोवाइड की है। अब हमने सम्यक हियरिंग दी है कि नहीं दी है, ये फैक्चुअल इशू होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेटा और डॉक्यूमेंट से कुछ बात ऐसी होती है जो नहीं कही जा सकती और वो सामने सुना के ही कही जा सकती है। ऐसे कंडीशन में जहाँ ये जरूरी था और एसएससी मांगता है कि मुझे मुंह से भी सुना जाए, बोल के भी सुना जाए, या मुझे वीडियो पे सुना जाए, तो वहां पर भी नॉर्मली हियरिंग उनको कोशिश करना चाहिए, जहाँ पे वो सुसंगत है वहां पे देना चाहिए। उसके बाद आते हैं 224 पे। 224
इनकम को, इनकम वर्ड पे है, इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि इसमें जो है इनकम शब्द को डिफाइन किया गया, इंक्लूड्स यानी इनकम में शामिल है। वैसे तो इनकम वर्ड क्या है कि जो आ रहा है, एक जनरल वे में अगर देखें। अब इसमें ये सब चीजें भी शामिल हैं। नंबर एक, जो प्रॉफिट्स एंड गेन करेगा, कोई प्रॉफिट, किसी भी तरह के गेन्स, कोई फायदा। के बाद 2A में है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट created wholly or partly for charitable purpose or religious purpose or by an institution established wholly or partly for such purposes। स्वयं दिए गए योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कोई ट्रस्ट प्राप्त करता है, पूरी तरह से या पार्टली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए बना था, या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, किसी संस्था के द्वारा ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किए जाते हैं, जिसका की स्थापना हुई थी होली और पार्टली फॉर सच पर्पसेस, पूरी तरह से या पार्टली कुछ हद तक ऐसे पर्पसेस के लिए, ऐसे प्रयोजनों के लिए, या फिर ये जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ये रिसीव करे जाते हैं किसी एसोसिएशन के द्वारा या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिनका रेफरेंस क्लॉज 21 और क्लॉज 23 में आया है, बाय अ फंड और ट्रस्ट, या किसी फंड या ट्रस्ट के द्वारा, या किसी के द्वारा, रेफर टू इन सब क्लॉज 4 एंड और 5। ये जो क्लॉजेज हैं ये सारे सेक्शन 1023 के सब क्लॉजेज की बात हो रही है। और जहां वर्ड क्लॉज आ रहा है तो ये सेक्शन 10 के क्लॉज की बात हो रही है, यानी जहां पर 1021 में या जो एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन रेफर्ड है, और जहां पे ये सब क्लॉज 4 या 5 की बात आ रही है, क्लॉजेज हैं 1023C के। और या फिर ये राशि किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिसीव की जाती है, जिसका रेफरेंस सब क्लॉज 3AD या सब क्लॉज 6 में किया गया है इसी के, या ये राशि किसी हॉस्पिटल या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिसीव की जाती है जिसका रेफरेंस 3AE या में आया था 1023, या फिर ये राशि किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा रिसीव की जाती है। ये सारी राशियां जो इन सभी संस्थाओं के द्वारा रिसीव की जाती हैं, ये भी आय की भाषा में आती है। एक बार कोई चीज आय की तो उसके बाद आपको ये सोचना होता है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, और इसके पढ़ने होते हैं। For the purposes of this subclause, trust includes any other legal obligation। इस सब क्लॉज के पर्पस के लिए ट्रस्ट वर्ड का मीनिंग को किया है और उसको और विस्तृत बनाया गया ये कह के कि तो कोई भी और लीगल ऑब्लिगेशन हो, कोई भी लीगल दायित्व हो, करेगा वो ट्रस्ट की परिभाषा में यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये काफी विस्तृत परिभाषा कर दी गई है कि कोई ये ना कह सके कि हमारा तो कोई ट्रस्ट नहीं है, उसमें आय नहीं होगी हमारी को, यानी कोई भी लीगल दायित्व आपका है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं, खुद के द्वारा दिए गए, खुद स्वयं से रिसीव कर रहे हैं, तो भले ही आप चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो योगदान पहले तो इनका, उसके बाद उस पर टैक्स कितना लेना है ये बात की बात है। द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट और टैक्सेबल अंडर 2 and 3 of section 17। 2 और 3 में परक्विजिट की बात की गई है। कंपनियां इसको पर्क्स बोलते हैं शॉर्ट में, PERKS। वो एक्चुअली वर्ड जो होता है परक्विजिट होता है। सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट जैसे कंपनियां देती हैं, जैसे किराया, बिना किराए का घर दे दिया किसी को, या कोई गाड़ी वाड़ी दे दी, या और भी यूनिफॉर्म दे दी, कोई कपड़े लत्ते दे दिए, तो जो भी प्रॉफिट्स, जो भी परक्विजिट्स हैं, या सैलरी के इवज में
कि सैलरी ना देके उसको प्रॉफिट बांटा जा रहा है अगर किसी, तो वो भी सेक्शन 17(3) में उसका रेफरेंस है। तो ये भी राशियां जो है वो इनकम की परिभाषा में शामिल है। उसके बाद allowance or benefit other than the perquisite included under subclause 3 specifically granted to the SSC to meet expenses wholly, necessarily and exclusively for the performance of the duties of an office or employment of profit। अगर कोई खास अलाउंस या बेनिफिट जो कि परक्विजिट, जैसा कि परक्विजिट जो कि ऊपर 2 और 3 में इंक्लूड किया, अगर वो सॉरी सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज 2 में इंक्लूड किया गया है, 3 में इंक्लूड किया गया है, अगर वो परक्विजिट नहीं भी हो लेकिन उसके अलावा कोई स्पेशल अलाउंस हो, जिसको खास तौर पे इसलिए दिया जा रहा है एसएससी को, जिससे कि वो पूरी तरह से पूर्णतया और जरूरी तरीके से और केवल अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस के लिए, अपने ऑफिस की ड्यूटी के अलाउंस या बेनिफिट दिया जा रहा है, केवल उसके लिए दिया जा रहा है, पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। भी अपने ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट जो एसएससी का है उसके परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, तो वो भी इनकम की परिभाषा में शामिल होता है। Any allowance granted to the SSC either to meet his personal expenses at a place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him, or at a place where he ordinarily resides to compensate him for the increased cost of living। कोई भी ऐसा अलाउंस इसलिए दिया जा रहा है, या तो वो अपने पर्सनल जो खर्चे हैं उनको मीट कर सके उस जगह में जहां पर वो अपने ऑफिस की ड्यूटीज अदा कर रहा है, या अपने ऑफिस की ड्यूटीज साधारण रूप से अदा करता है, किसी ऐसी जगह पे जहां पे वो साधारण रूप से रहता है, वहां पे अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसके वो पूरे करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर उसको इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, जैसे जीविका का जो खर्चा है वो बढ़ गया है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अगर दिया जा रहा है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस वगैरह दिया जाता है, तो ये सारे अलाउंसेस भी जो है इसमें शामिल इनकम। वैल्यू ऑफ बेनिफिट whether convertible into money or not, obtained from a company either by a director or by a person who has a substantial interest in the company। कोई ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्टर है या फिर कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो अगर उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या फिर वो डायरेक्टर है या उस डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है या ऐसे पर्सन का कोई रिलेटिव है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, एंड any such company in respect of any application but for such payment would have been payable by the director। और अगर कंपनी ऐसा कोई पेमेंट कर देती है, अगर कंपनी ना करती तो डायरेक्टर को करना पड़ता, उसकी ड्यूटी हो जाती पे करने की। अगर उस पेमेंट को कंपनी कर देती है उसकी जगह पे, या फिर पर्सन है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, उसका कोई पेमेंट कंपनी कर देती है, तो वो पेमेंट भी इनकम की परिभाषा में शामिल होगा। यानी कि डायरेक्टर या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाले पर्सन को कोई भी बेनिफिट अगर दिया जाता है वो भी इनकम की परिभाषा में शामिल होगा। इसके अलावा और अगर कोई उसकी जगह का भुगतान कंपनी कर देती है इन लोगों के लिए, तो वो भी इनकम की परिभाषा में शामिल होगा। Now, the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, obtained by any representative, कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट जो कि मनी में भले या ना हो सकता हो, अगर ऐसा बेनिफिट या परक्विजिट किसी रिप्रेजेंटेटिव प्राप्त किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो एसएससी है जो कि किसी दूसरे एसएससी का प्रतिनिधित्व करता है। सेक्शन 160 में इसका वर्णन है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखिएगा। और by any person on whose behalf or for whose benefit any income is receivable by the representative SSC,
या किसी ऐसे पर्सन के द्वारा रिसीव किया जाता है कि जिसके लिए इनकम रिप्रेजेंटेटिव ऐसे से रिसीव करने के हकदार है, इसको हम बेनिफिशियरी कहेंगे। Here in after this sub clause referred to as a beneficiary. बेनिफिशियरी वो है प्राप्त हो रहा है या उसकी जगह पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को प्राप्त हो रहा है। बेनिफिट असल में अल्टीमेटली बेनिफिशियरी का है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। और कोई भी एसएससी अगर पेमेंट करता है जो बेनिफिशियरी के लिए कर दे रहा है वो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच बट फॉर सच पेमेंट, अगर ऐसा पेमेंट ना होता तो वो बेनिफिशियरी के द्वारा किया जाता है, वुड हैव बीन पेएबल बाय द बेनिफिशियरी। तो ऐसा जो पेमेंट है जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कर दे रहा है वो भी इनकम की परिभाषा में शामिल हो। इसके बाद एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर क्लॉजेस 2 and 3 ऑफ सेक्शन 28 और 41 और पर्टिकुलर सेक्शंस में, पर्टिकुलर सबसेक्शंस में कुछ सम्स में उनको, क्योंकि वहां हम लोग टैक्स कर रहे हैं उनको, इस पर्पज से उनको यहाँ पर इनकम की परिभाषा में भी ग्रहण किया गया है। ये हम सेक्शन 28 या 41, 59 देखेंगे तो वहां पे आप इनका वर्णन समझ जाएंगे। और इसी तरह से एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर क्लॉज 5 28 सेक्शन है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद आते हैं कोई भी कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन भी इनकम में, अगर यहाँ पे कैपिटल गेन्स को इनकम में शामिल ना किया जाता तो फिर उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था। उसके बाद 7 ये कहता है द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बिजनेस के जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनेस कोई म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी चला रही है और बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस का बिजनेस चल और जिसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स का कंप्यूटेशन सेक्शन 44 के तहत किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट। और एनी सरप्लस या कोई भी जो एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है टेकन टू बी सच प्रॉफिट्स एंड गेन्स, इनको मान लिया जाए कि वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं फर्स्ट शेड्यूल के प्रावधानों के तहत बाय वर्च्यू ऑफ इन द फर्स्ट शेड्यूल द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग। इसके बाद बैंकिंग बिजनेस के अगर कोई प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, ऊपर हमने इंश्योरेंस बिजनेस की बात की थी, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग के बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड गेन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। और बैंकिंग बिजनेस में क्रेडिट फैसिलिटी को यानी कि लोन के फैसिलिटी को प्रोवाइड करना विच इज कैरिड ऑन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी कर, कोई बैंकिंग का बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है विद इट्स मेंबर्स, तो उसको भी, उसके भी जो बिजनेस के प्रॉफिट गेन्स हैं वो भी आय की परिभाषा में आते हैं, इनकम के डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद आते हैं 9 पे, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, races including horse races, card games and other games of any sort, or from gambling or betting of any form or nature whatsoever। कोई भी जो जीत की राशियां होती है, विनिंग्स का मतलब जीतने की राशि, जीतने पर जो राशि मिलती है, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस जो हॉर्स रेसेस इसमें शामिल है, कोई कार्ड गेम, कोई भी गेम किसी भी तरह की गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग और बेटिंग, शर्त लगाना जो बेटिंग वगैरह होती है या गैम्बलिंग के डेंस होते हैं, जुआ, जुआ हो, कोई भी रूप की बैटिंग हो, उसमें जो भी जीत की राशि होती है वो भी शामिल की हुई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गेम इलीगल हो या लीगल हो नहीं वो चाहिए गेम। इलीगल गेम भी कोई खेल रहा है, अगर उससे कोई राशि प्राप्त कर रहा है इनकम के रूप, तो वो भी इनकम की परिभाषा में आ जाएगा। ना एक्सप्लेनेशन, तो 9 क्लॉज के पर्पस के लिए
किया गया है, ये लॉटरी वर्ड को डिफाइन 9 सब क्लॉज के लिए किया गया है। विनिंग्स फ्रॉम प्राइज 20% बाय ड्रॉ ऑफ लॉट ड्रॉ करके अगर कोई प्राइज अवार्ड किया जाता है, जैसे कई कागजों में से एक कागज चुन लिया जाता है और बाय चांस अवार्ड किया जाता है। कई बार कंप्यूटर में भी कोई सॉफ्टवेयर चला के निकाला जा सकता है कि लॉटरी इसको मिल रही है, और इन एनी अदर मैनर व्हाट्सएवर, या जो विनिंग्स है किसी भी रूप में निकाली जाती है अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। स्कीम कोई भी हो, अरेंजमेंट कोई भी हो, किसी तरह से भी कैलकुलेट हो कि किसको लॉटरी कितने की मिलेगी। ये बहुत वाइड डेफिनेशन, विस्तृत डेफिनेशन है कि जो भी प्राइज अवार्ड किसी को भी किया जाएगा, प्राइज मतलब इनाम। अब इनाम किस रूल के तहत दिया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जैसे भी आप निकाल रहे हो, लेकिन अगर कोई इनाम दे रहे हैं आप किसी को, तो वो इनाम देने की प्रक्रिया लॉटरी कहलाती है। दूसरा है कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, कोई पत्तों की गेम या किसी भी तरह की कोई गेम, और इसमें कंप्यूटर गेम्स भी शामिल हो सकती हैं, इंक्लूडिंग एनी गेम का जो शो टेलीविजन या रेडियो वगैरह पे चलता है या फिर कहीं भी चलता है। एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, कोई टेलीविजन में कोई एंटरटेनमेंट का मनोरंजन प्रोग्राम चल रहा है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई प्रोग्राम चल रहा है एंटरटेनमेंट का, तो इन सभी में कोई भी गेम अगर हो रही है इन विच पीपल कम्पीट, जिसमें प्रतिस्पर्धा का हो रही है लोगों के बीच में कि कौन प्राइज जीतेगा, और एनी अदर सिमिलर गेम, सो एनी सम विच इज, ये सब कार्ड गेम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद 10 है, ये सब इनकम की परिभाषा चल रही है, इनकम की परिभाषा चल रही है, उसमें 10 है सब क्लॉज 10, any sum received by the SSE from his employees as contributions to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under the provisions of please अपना please stop the audio and video please बंद कर दिए सब लोग। Switch on your audio which is received by the SSE from his employees to any provident fund or superannuation fund. Well, I would like to request participants to please stop their audio, please. घर ही है हम तो। One second, just see who's stop the audio. Audio. One second, I'm just checking. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मेरा होम फ्रॉम घर से नहीं होता, हमारा क्या वो इंटरनेट होता ना, तो रिफंड इश्यू करने का वो होता है, तो हमारा घर से नहीं होता इनकम टैक्स में। हाँ तो अभी जैसे रिटर्न भरी थी कंपनियों ने, तो अभी तो इश्यू करके आ गया था मैं 27 को। मैं तो क्या रिफंड तो कर दिया था, अब हो सकता है कि कल लग जाए ड्यूटी, तो सोल्व कर दूंगा, क्योंकि यार वो भी टाइमली भरते हैं तो हमको हमारी ड्यूटी बनती है टाइमली। नहीं गाड़ी आती है ना, गाड़ी आती है। Once again.
clause 10 says any sum which is received by the SSC from his employees as contributions to any provident fund. कोई भी SSC अगर अपने एम्प्लॉइज से योगदान प्राप्त करता है प्रोविडेंट फंड के लिए या सुपर जो फंड सेटअप किया गया था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉइज या किसी भी फंड जिसको सेटअप किया गया एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए, भले ही इस एक्ट के तहत नहीं भी किया गया, तो कोई भी अगर फंड सेटअप करके और उसमें प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड है वो, और उसके लिए अगर कोई प्राप्ति की जाती है राशि की, तो वो भी आय के परिभाषा में आएगा। अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी सम जो कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में रिसीव होता है allocated by way of bonus on such policy, और उसमें शामिल है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो कई इंश्योरेंस कंपनीज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती हैं और कई कंपनीज इसलिए ले लेती हैं उसको, उनका जो मुख्य आदमी जो कार्य करता है उनका अगर उसको कुछ हो जाता है तो चूंकि कंपनी का काम बंद हो जाएगा और कंपनी नुकसान में जा सकती है, इसलिए जो की पर्सन है, जो की मैन है, उसके लिए वो इंश्योरेंस होता है। तो कोई भी राशि अगर रिसीव की जाती है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के द्वारा, वो भी इनकम की परिभाषा में आएगा। एनी सम रेफर टू इन 20 जितने क्लॉजेज हैं इसमें जो भी राशियां रेफर्ड हैं उनका जिक्र आएगा जब सेक्शंस को पढ़ेंगे, तो डिटेल में वहां पे नहीं जा रहे हैं। Now we come to 18. Assistant in the form of a subsidy or grant or cash incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by the central government or state government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी असिस्टेंस देती है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो, चाहे वो ग्रांट के रूप में हो, चाहे वो कैश इंसेंटिव के रूप में हो, या वो ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में हो, या वेवर के रूप में हो, या कंसेशन के रूप में हो, या रीइंबर्समेंट के रूप में, इनमें से किसी भी रूप में अगर कोई भी असिस्टेंस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देती है, चाहे नाम उसका कुछ भी हो, रीइंबर्समेंट या कोई भी अथॉरिटी देती है या कोई बॉडी देती है, एजेंसी देती है, और ये असिस्टेंस वो कैश या काइंड में भी देती है एसएससी को, परिभाषा में आएगा। लेकिन यहाँ पे दो इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि reimbursement is taken into account for determination of the actual cost of the asset in accordance with the provisions of explanation 10 to clause 1 of section 43. Section 43 में जो एक्चुअल कॉस्ट निकालने की डेफिनेशन वहां दी हुई है, तरीका वहां दिया हुआ है, उसके तहत जो अकाउंट फॉर कर लिया गया एक बार, यानी अगर एक्चुअल कॉस्ट में सेक्शन 43 के तहत किसी सब्सिडी या ग्रांट को अकाउंट फॉर कर लिया गया है, अकाउंट फॉर हो गई, तो उसको दो जगह पर नहीं अकाउंट फॉर होना चाहिए, यानी एक ही आय पर दो जगह पर टैक्स ना लग जाए। इसको देखते हुए उसको एग्जाम किया हुआ है इनकम की डेफिनेशन से, अगर उसको 43 में हमने अकाउंट फॉर कर लिया। द सब्सिडी और ग्रांट बाय द purposes of the corpus of a trust or institution established by the central government. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई ट्रस्ट एस्टैब्लिश करती है या कोई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करती है और उसके लिए उसको एक कॉर्पस बनाना, राशि जो शुरू में तय होती है वो राशि को खड़ा करना है, तो उसके लिए कोई सब्सिडी या ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देती है तो वो राशि जो है वो आय की आएगी, क्योंकि तो उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी या ग्रांट जो है दी थी। एज ए कॉर्पस, जो कॉर्पस रहता है वो राशि बनी रहती है, उस कॉर्पस को कभी खत्म नहीं किया जाता और इमरजेंसी केस में ही केवल यूज किया जाता है। आते हैं 225 पर। 225 इनकम टैक्स ऑफिसर की परिभाषा है। अब यही रहेगा 17 के तहत अगर किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर होने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर, वो पर्सन जो है इनकम टैक्स ऑफिसर
माना जाएगा इनकम टैक्स हिसाब से। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। इंडिया डेफिनेशन है 25A। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 1 में किया हुआ है। उस इंडिया की टेरिटरी जिसका आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के किया गया है, टेरिटरी यानी जो जमीनी एरिया है, टेरिटोरियल वाटर्स यानी उसके जमीनी एरिया में जो पानी आते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स में हमारे जो कोस्ट लाइन है वहां से इवन 12 किलोमीटर आगे का भी एरिया आता है, वो पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड है। जो सी का बेड है, समुद्री जो तली, एंड सच वाटर्स, और जो ऐसे पानियों के नीचे जो नीचे की मिट्टी है, जो ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे की मिट्टी है, शेल्फ होता है जो कि समुद्र के नीचे का जो तली है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया गया है भारत के द्वारा, और एनी अदर मैरीटाइम जोन या दूसरा कोई समुद्री जोन बनाया गया है as referred to in the territorial continental shelf maritime zones act, ये अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत ये चीजें बनाई जाती हैं। एंड द एयर स्पेस, और जो हवा की स्पेस है अबव द टेरिटरी, उस टेरिटरी के ऊपर जो हवा की स्पेस है, और टेरिटोरियल वाटर्स को भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो वाटर्स डिफाइन किए गए हैं, जो टेरिटरी है भारत की, और जो भी उसके नीचे का सब सॉइल है, नीचे का सॉइल भी, मिट्टी भी, केवल ऊपर का ही नहीं, वो भी इंडिया की डेफिनेशन में शामिल होगा। उसके बाद आते हैं 226 इंडियन कंपनी क्या? इंडियन कंपनी को डिफाइन किया गया। कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 56। एक ऐसी कंपनी जिसको भी बनाया गया और रजिस्टर किया गया। एंड इंक्लूड्स, और उसमें क्या क्या शामिल है? A company formed and registered under any law relating to companies formally in force in any part of India। पहले कोई अगर लॉ थी, उसके तहत अगर कोई कंपनी बनाई गई थी और रजिस्टर की गई थी जम्मू और कश्मीर के अलावा और यूनियन टेरिटरीज के अलावा, तो वो भी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सिंगल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, केंद्रीय एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल एक्ट के तहत कोई कंपनी बनाई गई है, वो भी कंपनी है। एसोसिएशन और बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी ए कंपनी, बोर्ड भी डिक्लेयर कर सकता है क्लॉज 17 के अंतर्गत, 217 के अंतर्गत डिक्लेयर कर सकता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज से कंपनी है कि नहीं। इन द केस ऑफ द जॉइंट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, a company formed registered under any law for timing in force in that state, वहां की लॉ के तहत अगर कंपनी मानी जाती है उसको भी हम लोग कंपनी मानेंगे। इन द केस ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा, नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, इन जो यूनियन टेरिटरीज है, जो इनमें कोई भी कंपनी जो कि इनके लॉस के तहत सेटअप की गई थी वो भी कंपनी मानी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड और एज द केस मे बी द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी इन ऑल केसेस इज इन इंडिया, बशर्ते कि जो उनका जो है या जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का या उस कॉर्पोरेशन का, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस या जो भी किसी केस में प्रिंसिपल ऑफिस भी कहा जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का, वो हर केस में इंडिया में होना चाहिए। इंडियन कंपनी वो है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस है अगर वो इंडिया में है, ये बहुत जरूरी है, तभी वो इंडियन कंपनी आ सकती है। तो नाउ विद I come to the end of today's lecture. Hopefully by tomorrow we should be able to complete it, because
स्टेज में है. I don't want to rush with anything. और tomorrow हम लोग 5 मिनट का एक टेस्ट आपके साथ करेंगे, तो आप रिवाइज करके दीजिएगा. और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई अभी तक हुई है उसके संदर्भ में, आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द ग्रुप. और जो भी ग्रुप पर या forum.nadt.in पर आप अपने दक्ष के यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. फोरम पर जाने के लिए आप अपने अकाउंट में भी लॉगिन करके, दक्ष अकाउंट में लॉगिन करके भी वहां पे एक लिंक है, वहां से भी जा सकते हैं. आप अपने क्वेश्चंस को रेलेवेंट ग्रुप में, जो हमारे कोर्स का ग्रुप है, उसमें डालिए और वहां पर भी हमारी टीम के जवाब, और उसके अलावा आप ग्रुप पर भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं. में भी आए थे, उनका भी हम लोग जवाब दे देंगे. आई सॉ यस्टरडे देयर वर 1 or 2 क्वेश्चंस जो चैट में भी लिखे गए थे. यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर क्वेश्चंस इन चैट ऑल्सो. कहीं भी आप क्वेश्चन डालेंगे, बट वी प्रेफर कि अगर आप फोरम पे डालें तो दैट इज गुड स्पेस, क्योंकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है. और वहां पे जो भी आप क्वेश्चन डालते हैं, उस पर जो भी आंसर आता है, वो पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे साथी हैं, करीब 50,000 साथी, वो सब उसको पढ़ सकते हैं और उससे सभी लोग लाभान्वित हो जाएंगे. तो इसलिए हम आपका ये आह्वान करते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप अपने प्रश्नों को फोरम पे डालिए. कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आपको जल्दी ही जल्दी आंसर नहीं मिल जाएगा. और दूसरी बात, रिवीजन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं चाहूंगा कि कल जब मैं आपसे पूछूं कि किया कि नहीं किया, तो आप सभी लोग 100% लोग मुझे कहेंगे कि हाँ, हमने आज रिवाइज किया था. और इससे खुशी की बात मेरे लिए, हम लोगों के लिए कोई और नहीं हो सकती. हमारे टीम DTRTI लखनऊ के, वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम. The DTRTI Delhi and Lucknow teams are jointly organizing this course for you, and we will not spare any effort to ensure that next time whenever the exam is held, I will like to ensure that each one of you passes that exam and nobody fails that exam. So that is our resolve and determination to do it. मैं इसको sharing को बंद कर रहा हूँ, and I am declaring the end of the class. If anybody has any question, you are most welcome to ask that question. And if you have anything to say, you are most welcome to put it in the chat also. हमारे सामने जो कुछ लोगों के हाथ खड़े होंगे, मैं उनके क्वेश्चन अभी ले लूंगा. Those who are staying with me, or perhaps I'll take that question tomorrow, because today we will spend a lot of time with you. If there are any questions, put them into the chat box, and our team will save those questions and answer those questions, so that और कोई भी तरह का clarification भी अगर आपको चाहिए, so put it in the group, put it in the chat box here, and put it in the forum, and we will answer it. It was a matter of great pleasure to address you. It was always a matter of great pleasure to address you, and we continue to stick with you all the time, in good times as well as in bad times. Stay safe and stay good. Keep taking care of yourself and be connected with us. Thank you so much for today's class. Thank you for being with us. Join us tomorrow at exactly 10 o'clock. We'll start the class. Join us at 9:45. Be here before 9:45. Stick around with us from 9:45 up to 11:30 at least. So we welcome you back again tomorrow morning, and gradually we will be beginning another second class also. We are doing some faculty classes in the afternoon. As soon as they are over, in 1 or 2 days, we'll start the second class for you, so that you get the maximum benefit out of your days, your extended days in lockdown. Thank you once again to everyone. This Word document we'll be sharing once again on the group, so that everyone gets the benefit of it. बस थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे डाल दिया जाएगा. पहले भी कल डाला गया था, लेकिन जिनको नहीं मिला तो उनके बेनिफिट के लिए
फिर से अभी डाल देंगे। पीडीएफ में भी डाल देंगे, मेक अ पीडीएफ आउट ऑफ इट। सर, कुणाल बोल रहा हूँ। हाँ कुणाल। आपने ट्राई किया एयर मीट? मैंने अकाउंट बना दिया। हाँ कुणाल, एक टाइम बता दीजिए, उस टाइम में आता हूँ मैं आपके पास के लिए। सर जब भी बताइए, शाम में मैं फ्री हूँ सर। बोलिए, टाइम बोलिए। 5:30 सर, शाम को। नहीं नहीं, क्या है ना कि मेरे को एक्चुअली मेरे को ये दोपहर वाला टाइम थोड़ा सूट करता है, सर। 2:30 पर भी एक हम लोग मीटिंग करते हैं ना, तो टू ठीक थर्टी है के सर। जैसे 1:30 टाइप का। ठीक है सर, 2:30 सर। नहीं, 1:30 टाइप का, 1:30। ठीक है सर, 1:30 डन सर। तो हम लोग, मुझे और भी कुछ बातें आपके साथ ट्राई आउट करनी है। मैं मनोज को भी बुला लूँगा। ठीक है, ओके। चैट को सेव कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। को ऐड करना है व्हाट्सएप पे, वो भी मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल श्योर। और वो जो फाइल थी उसका पीडीएफ बना के डाल दीजिएगा, आर्यन को कह दीजिए। कौन सी फाइल सर? और ये जो मैं पढ़ा रहा था ना, कल मैंने उसको डाला था ग्रुप पे। हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं आर्यन को बोल देता हूँ।